हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शून्यकाल में कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने धान घोटाले पर विशेष ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा। इस पर चर्चा शुरू होते ही जमकर हंगामा हुआ। अरोड़ा ने कहा कि ये बहुत बड़ा घोटाला है और ये बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं हो सकता। वहीं आदित्य सुरजेवाला ने कहा कि सारे घोटाले की जड़ ये है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के धान का यहाँ गेट पास बन रहा है, अवैध बॉर्डर क्रॉसिंग हो रही है। इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल ने कहा कि हर साल करीब 19,000 करोड़ का घोटाला हो रहा है। विधायक बीबी बत्रा ने सवाल किया कि क्या सरकार इसकी जांच सीबीआई से कराएगी। इसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि इसमें खामियां हुई हैं, इसलिए हमने तुरंत कार्रवाई की। बड़े बड़े घोटाले तो कांग्रेस के समय में होते थे। मुख्यमंत्री के इस बयान पर सदन में हंगामा हो गया। जी अपने जवाब में बता रहे थे कि हमने 12 एफआईआर भी की, कुछ कर्मचारी अधिकारियों को गिरफ्तार भी किया। परंतु स्पीकर सर, ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। इसमें स्पीकर सर फर्जी मेरा ब्यौरा मेरी फसल का चढ़ाया जाता है, फर्जी गेट पास बनाया जाता है और फर्जी ही ट्रांसपोर्ट का लोडिंग अनलोडिंग दिखाई जाती है। इस साल स्पीकर सर आप भी जानते हैं कि बरसात की वजह से, जल भराव की होने की वजह से जो पैदावार थी धान की वो पहले से बहुत कम हुई, यील्ड कम हुई। परंतु स्पीकर सर हैरानी इस बात की है कि जो सरकार का लक्ष्य था धान उससे ज्यादा आया। सीधा मतलब है कि फर्जी चढ़ाए गए। और स्पीकर साहब इसमें एक और भी घोटाला है जो मैं मंत्री जी को बताऊंगा कि बगैर राजनीतिक संरक्षण के वो नहीं हो सकता। माननीय अध्यक्ष जी, अगर किसी ने गलत किया, अगर किसी ने गलत किया, एक मिनट तेवतिया जी बैठ जाओ, ज्यादा गर्म। माननीय अध्यक्ष जी एक मिनट बात तो सुन लो ना। अगर किसी ने गड़बड़ किया, तेवतिया जी अगर किसी ने गड़बड़ किया उसके खिलाफ कार्रवाई की है। मैं कह रहा हूं कि हमने कार्रवाई की है। हाँ मैं यही कह रहा हूं। तेवतिया जी ये बात कह रहे हैं कि गड़बड़ हुई है, अच्छी बात है, इन्होंने बताई है कि गड़बड़ हुई है, पर हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। माननीय ये भी बताना चाहता हूं कि किसान अपने खेत से में धान लगाता है और उसका पंजीकरण मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के ऊपर करता है। माननीय अध्यक्ष जी, इसका मतलब वो है कि वो अपना सत्यापन करवाता है कि मैंने यहां धान बोई है, जब उसके ऊपर वो पंजीकरण कराता है। हाँ इसी से पकड़े गए, वो इसी से पकड़े गए। नहीं वो कार्रवाई कर रहे हैं जी, हम कर रहे हैं जी, उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। सुन तो लो भी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, हमने उसके ऊपर कार्रवाई की है और इससे पता चलता है कि कितने क्षेत्र में धान लगाया है और उपज का भी सही आंकलन किया जाता है। इससे कि हमारे पास रिकॉर्ड आ जाता है, मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के ऊपर जब किसान रजिस्ट्रेशन करता है कि उसका कितना उसने धान लगाया है और उसी आधार के ऊपर हम देख लेते हैं कि इतना अनाज आने वाला है। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए यह कहना सही नहीं है कि पोर्टल पर सत्यापन की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है। अभी आपके सामने कहा। अशोक अरोड़ा ने बीच में टोकते हुए कहा कि कहते हैं कि कांग्रेस के समय भी घोटाले हुए हैं तो इसकी भी जांच सीबीआई को ही दे दें, आज ही सारा कलेश खत्म कर दें। इस बीच मंत्री रणबीर गंगवा ने टिप्पणी की कि विधायक अशोक अरोड़ा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो तो उस समय कांग्रेस में थे नहीं, इसलिए वो उनको फंसाना चाह रहे हैं। इस पर सदन में कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया। पिरथला विधायक रघुबीर सिंह तेवतिया ने कहा कि ब्लॉक में 36 गांव आते हैं, 4 बड़े गांव हैं जहां पर 20,000 की आबादी है। आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन हमारे गांव के लोगों के 75 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि पिरथला जो ब्लॉक है उसमें 36 गांव आते हैं,
पृथ्वी के नाम से विधानसभा क्षेत्र भी है और बड़ा गांव है, 20,000 की जनसंख्या है। सब डिवीजन के लिए 25 किलोमीटर आम जनता को शहर में जाना पड़ता है। दूसरा जो मैंने मांग की है, 4 बड़े गांव हैं, मोहना, छैंसा, दयालपुर, फतेहपुर, बिल्लौच। किसी भी गांव की जनसंख्या 20,000 से कम नहीं है और मैंने सरकार को चॉइस भी दे दी है, चारों में से कहीं बना दे। मैं ये नहीं कह रहा इसमें बना दे। 70 गांव वो हैं, लेकिन 25 किलोमीटर आम जनता रोजाना घूमती है। एक तो लगा रखा है बड़कल सब डिवीजन में लगा रखे हैं कुछ गांव, कुछ NIT में लगा रखे हैं, बाकी बल्लभगढ़ में लगा रखे हैं, कुछ पलवल में लगा रखे हैं। ये जनता क्यों सफर करे मंत्री जी? 104 गांव में देहाती क्षेत्र है, एक सब डिवीजन बनाने में क्या दिक्कत आ रही है? पहले भी मैंने क्वेश्चन लगाया था। एक जी करेंगे, सुन तो लो। मैंने कहा ना कि नई जनगणना जो हो जाएगी उसके बाद इस पर एक मिनट, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सबका साथ सबका विकास वाली बात कही है। नायब सैनी सरकार है, सबका साथ सबका विकास को लेकर ही चल रही है। आज हरियाणा के अंदर 1.25 साल के अंदर जितनी तरक्की हुई है और सबको साथ लेकर चलने का काम है, वो नायब सैनी जी ने किया है। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि आपने 30/9/2025 को ये अप्लाई किया था, उसके बाद इतने इसको एग्जामिन करा रहे थे। जनगणना का नोटिस आ गया कि 1 जनवरी से जनगणना लागू होगी है। जनगणना जैसे ही पूरी हो जाएगी, आपने पहले भी लगाया था और मैं भी उसी क्षेत्र से आता हूं, ये मैं भी चाहता हूं, लेकिन कायदे कानून भी तो सरकार की कोई चीज होती है। कायदे कानूनों के हिसाब से जो होंगे जरूर, और मुख्यमंत्री जी तो ऑलवेज पॉजिटिव है, कोई बात ही नहीं है। ठीक है। सतीश फागना ने कहा कि मेरे एरिया में कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, लोगों को उपचार के लिए दूर जाना पड़ता है, कोई उपमंडल स्तर का अस्पताल बनवाया जाए। मंत्री आरती राव ने जवाब दिया कि फरीदाबाद में 2 मेडिकल कॉलेज, 1 जिला अस्पताल और 3 CHC उस एरिया में है। अगर फिर भी आबादी के हिसाब से आपके एरिया में कोई चीज बनती है तो उसको एग्जामिन कराया जाएगा। महोदय जी, मेरी विधानसभा के अंदर कोई भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं है और जहां पर मैं मांग रहा हूं उसके जो मेन हॉस्पिटल है, BK हॉस्पिटल, वहां से 10 किलोमीटर दूर है। और मेरे यहाँ विधानसभा में 4 लाख से भी ज्यादा जो है जनसंख्या है। जिस एरिया में मांग रहा हूँ उसके आसपास 2 लाख की जनसंख्या, वहां कोई भी ऐसा नहीं। PSC है वहां पर, सिर्फ PSC से काम चल नहीं रहा। चारों तरफ जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी। और ये मैंने CM अनाउंसमेंट में मांगी थी, लेकिन CMO की गलती के कारण उन्होंने 56 की जगह 55 कर दिया। के दिन सेक्टर 56 में 3 अर्बन प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक्स हैं, जो 56 से 1.3 किलोमीटर दूर प्रतापगढ़ में है, राजीव कॉलोनी में 2.3 किलोमीटर्स है और सारण में 2.5 किलोमीटर UPHC अर्बन प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक। इसके साथ साथ एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फरीदाबाद भी है और 2 मेडिकल कॉलेज जो सरकारी हैं वो आज के दिन फरीदाबाद में हैं। तो हम एक बारी आप कह रहे हैं कि आपके विधानसभा में नहीं है, हम बात कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं। अगर जनसंख्या की आबादी के ऊपर अगर हमारा कुछ बनता है तो हम फिर। कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के चलते किसानों को पिछले साल 31 लाख एकड़ जमीन पर फसल खराब होने का मामला दर्ज कराया था, जिसमें 3 जिले अंबाला, यमुनानगर एवं नूह सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। नूह में 11,000 एकड़ जमीन पर किसानों को जल भराव का मुआवजा नहीं मिला। क्या सरकार फिर से उनको वेरिफिकेशन कराएगी? इसका जवाब देते हुए मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि जो प्राकृतिक आपदा की वजह से हुआ उसका दिया गया है, फिर से वेरिफिकेशन कराई है, जिसका हक बनता है उसको सरकार देगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि प्राकृतिक आपदा किसानों के पिछले कई सालों से ज्यादा ही प्रभावित हो रही है और पिछले साल 5.29 लाख किसानों ने 6395 गांव में और 31 लाख एकड़ का जो है अपना दर्ज कराया था खराबे का, और उसमें 3 जिले सबसे ज्यादा थे, यमुनानगर, अंबाला, मेवात। सर, मैं माननीय मंत्री कि इतना खराबे के बावजूद भी लेकिन मुआवजा जो मिला वो कम मिला। पिछले विधानसभा सत्र में भी हमने उठाया था उस बात को, और जो मुआवजा रह गया, आपने बलराम डांगी जी के सवाल पे बताया था, मेरे जिले में भी और अन्य जिले में भी अभी भी बहुत से ऐसे
क्योंकि पिछला भी मैंने सवाल उठाया था। जो माननीय सदस्य ने पहले भी ये सवाल उठाया था, लेकिन जिसमें ऑलरेडी जल भराव जो ऊपर आने से हुआ है वो जमीन अलग है, लेकिन जो खराबा प्राकृतिक आपदा की वजह से हुआ था, जिसमें पीछे कल हमारे सदस्य बलराम दांगी जी ने भी बात की थी, मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार ही निर्देश दे दिए थे, वो पूरा का पूरा री एग्जामिन होकर चार्ट बन रहा है, वो जल्दी उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में निर्णय लिया जाएगा और कोई भी ऐसा किसान प्रदेश का कि जिसका हक बनता हो, ये नायब सैनी सरकार है, उसका हक पूरा का पूरा उसको देने का काम नायब सैनी सरकार। आदित्य देवीलाल ने सवाल किया कि गुरु गोविंद स्टेडियम डबवाली के लिए कोई जांच लंबित है क्या, जिसके सिंथेटिक ट्रैक के लिए 2 बार सीएम अनाउंसमेंट हुई। मेरे इलाके में नशा बहुत ज्यादा है, सीएम मेरे इलाके में दौड़ लगाकर गए थे। 12 साल में 1 रुपए इस पर खर्च नहीं हुआ। युवाओं के लिए खेल मैदान नहीं होगी तो काम कैसे होगा। मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि इसकी कोई जांच लंबित नहीं है। ग्रांट के लिए डीएसओ से डिटेल मांगी है, उस पर 1 करोड़ रुपए का एस्टीमेट आया है, उस पर जल्द काम शुरू कराया जाएगा। त्योहार है आए, संग खुशियाँ भी लाए, चलो बनाए इस पल को खास गुरुजी ठंडाई के साथ। गुरुजी ठंडाई और शरबत रिश्तों में मिठास लाए। डबवाली सब डिवीजन है जी। 2014 से 2026 2 दफा चीफ मिनिस्टर साहब की अनाउंसमेंट हो चुकी है इसके संबंध में। एक दफा 2016 में अनाउंसमेंट हुई 8.5 करोड़ की, सिंथेटिक ट्रैक उसमें एस्ट्रोटर्फ लगना था। उसके बाद 2018 में फिर उसमें अनाउंसमेंट हुई स्विमिंग पूल हॉट एंड कोल्ड, जिसकी 4.5 करोड़ रुपए के लगभग की अनाउंसमेंट थी। मेरा इलाके में नशा बहुत ज़्यादा है, युवा बहुत परेशान है। मुख्यमंत्री जी भी मेरे डबवाली आए थे दौड़ लगाने के लिए, और उसके बावजूद भी डबवाली स्टेडियम की बहुत बुरी हालत है। 12 सालों में 1 ईंट 1 रुपया वहाँ नहीं लगा। मेरी माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट है और बारंबार कि ये बड़ा सीरियस मामला है, हम नशे के विरुद्ध सब लोग लड़ रहे हैं। जो सवाल पूछा उसका जवाब तो मैंने दे दिया, लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन माननीय सदस्य ने पूछा है, तो डीएसओ से उससे हमने उसका विवरण एक मंगवाया है, तो 1 करोड़ रुपए का एस्टीमेट उन्होंने बनाकर भेजा है, वो हमने अभी एचएसवीपी को दिया है। उसका एक बार विवरण सदस्य की कोई ऐसा निवेदन आएगा तो उस पर करेंगे। हिसार के आदमपुर से विधायक चंद्र प्रकाश जांगड़ा ने कहा कि क्रीमी लेयर की सीमा को बढ़ाया जाए। प्रदेश में ओबीसी की बड़ी आबादी है, पिछड़ा वर्ग की आय सीमा 6 लाख रुपए 8 लाख रुपए क्रीमी लेयर कर दिया गया था। आय की सीमा में समय समय पर बदलाव होते रहे हैं। केंद्र की गाइडलाइन को हरियाणा सरकार एज इट इज फॉलो करती है। सैलरी और कृषि आय को इसमें शामिल नहीं किया जाता था। 2008 में 4.5 लाख रुपए लिमिट की। साल 2016 में मनोहर सरकार ने निर्णय लिया कि बहुत से वर्ग ऐसे हैं जिनकी इनकम कम है, इसमें 2 स्लैब बनाए गए। नायब सिंह सैनी ने साल 2024 में केंद्र की तर्ज पर 8 लाख व उन्हीं नियमों पर लागू कर दिया है। ये एक स्टेट का मैटर नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर ओबीसी का एक भी बच्चा क्रीमी लेयर में वंचित रहा तो उसका नाम बताएं। हम केंद्र की तर्ज पर ही कार्य करते हैं। हमारे यहाँ पे भारत सरकार ने 2017 में 6 लाख से 8 लाख का लिमिट तय की थी, लेकिन हरियाणा सरकार ने 2016 में इसकी लिमिट 6 रखी और उसके अंदर कृषि और सैलरी की इनकम ऐड होती थी, जबकि भारत सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन था उसमें कृषि और सैलरी की इनकम को बाहर रखा जाता था। ये 2024 में फिर ये नोटिफिकेशन हुआ और क्रीमी लेयर की सीमा को 8 लाख किया गया। मेरा कहने का भाव ये है कि जो प्रिवेलिंग प्राइस इंडेक्स है, जो डीए का, उस हिसाब से आज तो ये 8 से लेकर के 12 लाख से ज्यादा इसकी लिमिट बनती है। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि इसके बारे में विचार किया। हमारे विधायक महोदय जो कह रहे हैं, विधायक जी मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी, कोई वंचित नहीं रहा। जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है
बिल्कुल सटीक उत्तर दिया है। भी उसमें क्रीमी लेयर में एक वर्ग ऐसा है जिसकी इनकम बहुत कम है, भी ये उस तक पहले पहुंच जाए, फिर उससे आगे पहुंच जाए। एक भी हमारे विधायक महोदय ऐसा एक नाम लेकर के आ जाएं भी भाई ये 6 किया था और इसके कारण से कोई बच्चा वंचित रह गया, फिर उसके ऊपर बात करेंगे ना। अगर कोई आपके पास कोई नाम है ऐसा, वो आप बताने का काम करें। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, कोई वंचित नहीं रहा, क्योंकि अगर वहां भी बचता था तो 8 तक जाता था। ये परंपरा केंद्र का जो हमारा आयोग है, उस आयोग के अनुसार ये चल रहा है। वो बढ़ाते हैं, हम भी यहाँ बढ़ा देते हैं, परंतु हमने आकर के इसको 8 ही कर दिया। इसमें किसी का कोई हक नहीं मारा गया। और केंद्र के अंदर भी मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, केंद्र के अंदर अगर कोई बच्चा नौकरी अप्लाई करता था, क्योंकि वो डाउनलोड करता था उससे, उसको 8 लाख रुपए का लाभ मिलता था, वो वंचित नहीं रहता था बिल्कुल भी। केंद्र के अंदर तो 8 ही का मिलता था उसको। मुलाना से विधायक पूजा चौधरी ने कहा कि खुदाई केवल पंचायती जमीन पर हुई है, नदी प्राइवेट लैंड पर बह रही है। इसकी वजह से अरबों का नुकसान किसानों एवं सरकार को हो रहा है। जिसका खेत उसका रेत योजना बनाई जाए, इससे नुकसान भी बचेगा। अंबाला जिला हर साल इससे प्रभावित हो रहा है। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने जवाब दिया कि बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए साल 2025 में टांगरी एवं मारकंडा नदी से मिट्टी निकाली गई। इस साल मानसून की शुरुआत से पहले भी मिट्टी निकाली जाएगी। इन कार्यों के लिए टेंडर प्रोसेस जारी है। सर, बताया गया है कि डीसिल्टिंग की गई है और मानसून से पहले काफी हद तक डीसिल्टिंग और की जाएगी। बहुत अच्छा है सर, लेकिन मैं इसके अंदर ऐड करना चाहूँगी सर, जो खुदाई की गई है सर, वो पंचायती ज़मीन पर हुई है, लेकिन जो नदी है सर वो प्राइवेट लैंड पर बह रही है, वहाँ खुदाई नहीं हुई है। और जिसके कारण सर जहाँ पर नदी बह रही है उसका स्तर आज इतना ऊंचा हो चुका है, जैसे मैंने पहले भी बात की थी, कि आसपास के जो शहर और गांव है वो नीचे हैं और नदी का स्तर ऊपर है। और सर मैं इसमें यह भी कहना चाहूंगी, इसकी वजह से अरबों रुपयों का नुकसान सरकार का हो रहा है और प्रदेशवासियों का हो रहा है, किसानों का हो रहा है, ग्रामीण का हो रहा है, सबका हो रहा है। सर मैं कहना चाहती हूँ कि जिसका खेत उसका रेत योजना बनाकर इसको आगे लेकर जाया जाए। इससे सर किसानों को भी फायदा होगा, प्रदेशवासियों को भी फायदा होगा। जो नुकसान साल दर साल हो रहा है करोड़ों अरबों रुपयों का सर, वो बचेगा। सर हमारा अंबाला जिला बहुत प्रभावित होता है हर साल इन 3 नदियों की खुदाई न होने के कारण। जो की है वो की है, लेकिन फिर भी वो पर्याप्त नहीं है। इसलिए सर मैं ये ऐड करूंगी, जिसका खेत उसका रेत योजना के तहत काम किया जाए। ठीक। जैसे पिछली 2023 में बाढ़ आई, 38,000 क्यूसेक्स डिस्चार्ज था और इस बारी डिस्चार्ज बहुत उससे ज़्यादा था। 25 में 43,000 क्यूसेक्स का था, क्योंकि काम हुआ गया था, टाइमली यहाँ पे खुदाई हुई थी, तो इस बारी पानी स्मूथली फ्लो करके निकल गया और डैमेज वाज एवर्टेड। और आपकी चिंता मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि इस दौरान फ्लड के टाइम पे सबके सब सतर्क भी रहते हैं। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि सर डिपार्टमेंट ने पिछली बार भी बहुत सतर्क होकर और गंभीर होकर इस पे काम किया था। और मैं खुद, जैसे सीएम साहब ने दिशा निर्देश दिए थे, पक्ष और विपक्ष के जो एमएलएज वहाँ पे बहुत सारे लोगों से मैंने माननीय सदस्यों से बात भी करी थी और बहुत प्रोएक्टिवली काम भी किया गया था जमीन पर। और आगे भी डीसिल्टिंग का काम होगा और नहीं आने देंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार विकास, सुशासन और समावेशी न्याय की ओर अग्रसर है। उन्होंने ऐसे अभिभाषण के लिए राज्यपाल प्रोफेसर असीम घोष का भी धन्यवाद किया। कि हमारे विपक्ष के भाई सरकार की आलोचना करने के लिए, मैं सुन रहा था, मैंने एक व्यक्ति का सुना है, पीछे भी मैं सुनता रहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, रटी रटाई बातें जो पहले बोलनी थी वो अब भी बोल रखी है। रटी रटाई बातें बोलने का काम हमारे विपक्षी साथियों ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, सदन में
और सदन के बाहर भी एक ही बात कहते हैं हमारे विपक्षी साथी कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है। यही बात बोलते हैं कि सरकार हर मोर्चे पर फेल। माननीय अध्यक्ष जी, हम इनकी आलोचनाओं से विचलित होने वाले नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं, मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं कि वे सूरज को ढकने की कोशिश तो कर जाते हैं, वे सूरज को ढकने की कोशिश तो कर जाते हैं, पर सच की रोशनी को रोक कहां पाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हम काम करने वाले हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गति से काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हम काम करने वाले हैं, हमने काम किया भी है और आगे भी हम 3 गुना गति से इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। ये विकसित हरियाणा का स्पष्ट रोड मैप है। जब हम विकसित हरियाणा की बात करते हैं तो विकसित भारत से जुड़ता है। प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है और हरियाणा इसका अग्रदूत है। मुख्यमंत्री ने शेर सुनाते हुए कहा कि वो सूरज को ढकने की कोशिश तो कर जाते हैं, मगर सच्ची रोशनी को रोक नहीं पाते। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।